स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं 10 मिनट 10 बड़ी खबरों के इस शो में। न कल की न बात की खबर आज की का यह प्रीमियम शो आप सबके लिए करंट अफेयर के पोर्शन को स्टैटिक जीके से जोड़कर ले आया है, एक खास तरीके से पेश करके, जिसमें आप अपने करंट अफेयर के प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं और यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से सीख सकते हैं कि कैसे आपको करंट अफेयर की प्रिपरेशन करनी है। तो आप सबको आज के सेशन में एक बार फिर से वार्म वेलकम है। मैं स्वागत करता हूं महिंद्रास के इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए देखते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार कौन कौन से हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है और उससे क्या क्या पॉइंट निकल कर सामने आने वाले हैं। आज की प्रमुख समाचार में पहला समाचार है हमारा, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं मेयर चुनाव से संबंधित। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, जिसके लिए दो उम्मीदवार थे, प्रेमलता जो कि आप और कांग्रेस से संबंधित थी, और जबकि हरप्रीत बबला जो भाजपा से संबंधित थी। इनमें से मेयर के चुनाव में जीत मिली है भाजपा की उम्मीदवार हरप्रीत बबला को। क्या आप जानते हैं कि मेयर का ये जो चुनाव होता है वह इनडायरेक्टली होता है, जिसमें कुछ जगहों पर डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन मोस्टली मेयर का पोस्ट जो है उसे महापौर कहा जाता है और यह नगर निगम में होता है। यानी वो शहर जो 5 लाख की जनसंख्या के ऊपर होते हैं और वहां अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सबसे सर्वोच्च पद है आपका मेयर का, जहां पर महापौर का चुनाव नहीं होता है, बल्कि उनको कुछ जगहों पर इलेक्ट किया जाता है और कुछ जगहों पर अपॉइंट किया जाता है। चंडीगढ़ में अपॉइंट करने का प्रोविजन है, जबकि उत्तर प्रदेश के कई सारे राज्यों में मेयर के चुनाव, नगर निगम के चुनाव में डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। ऐसे में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नगर पालिका और नगर निगम भारत में स्टैब्लिश किए गए थे। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, आज बजट सेशन स्टार्ट होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें भारत के सभी राजनीतिक प्रमुखों के साथ और संसदीय दल के नेताओं के साथ भाजपा शासित सरकार ने बैठक की, क्योंकि कल 31 जनवरी से बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 31 जनवरी को सबसे पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा दोनों सदनों के सदस्यों को बैठा करके, और उसके बाद शाम तक आर्थिक सर्वे जारी किया जाएगा 2024-25 का, और उसके बाद आपका बजट आएगा 25-26 का 1 फरवरी को, जिसको निर्मला सीतारमण जी संसद में पेश करेंगी। बजट की बात करें तो बजट का प्रोविजन और बजट वर्ड, सबसे पहले बजट वर्ड की बात कर ली जाए तो भारत के संविधान में बजट शब्द नहीं है। भारत के संविधान में आर्टिकल 112 है, जहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक साल राष्ट्रपति सदन के दोनों हाउसेज में, यानी संसद के दोनों हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा में बजट को पेश करवाएगा। लेकिन करता कौन है? ये वित्त मंत्री करते हैं। अब तक भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का जो अधिकार मिला था, जिसे और जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वह मोरारजी भाई देसाई थे, जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है। एक महिला रहते हुए सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का भी नाम शामिल है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज से पहले सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है कल, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, संयुक्त बैठक क्या होती है, और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जरूर सुनिएगा। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी आज के इतिहास से संबंधित। क्या है आज का इतिहास? क्या आपने सर्च करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की? तो आज का इतिहास है 30 जनवरी 1948 को आज ही नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज ही के दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और शहीद दिवस मनाया जाता है। आज का दिन 1948 के साल का प्रारंभ हुआ था एक शोक के साथ, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस देश ने खो दिया था। वो राष्ट्रपिता जिन्होंने 1917 के चंपारण आंदोलन से लेकर के असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह,
फिट इंडिया मूवमेंट के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा की शक्ति को दिखाया और घर से सत्याग्रह शुरू करके इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था, वैसे ही महात्मा गांधी ने अपने आत्मबल और अहिंसा के बल पर तथा सभी स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों के साथ इस देश को आजाद कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। आज देश उनको उनकी पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। साथ ही आज ही के दिन 1985 में लोकसभा ने दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफिकेशन लॉ को पारित किया था, जिसके लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था राजीव गांधी की सरकार में। दरअसल बहुत तेजी से नेता एक दल से चुनाव लड़ते थे और दूसरे दल में ट्रांसफर हो जाते थे, जिसके लिए आयाराम और गयाराम का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसी को खत्म करने के लिए एंटी डिफिकेशन लॉ लाया गया था और इसके लिए भारतीय संविधान में एक नया शेड्यूल जोड़ा गया था, जिसको शेड्यूल 10 कहते हैं, जिसमें दल बदल कानून के बारे में विस्तार से बताया गया है। दल बदल कानून पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर का है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नजर बनाए रख सकता है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी अर्थक्वेक से संबंधित। ताइवान में आज सुबह 5.6 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए। ताइवान, जिसकी राजधानी ताइपेई है, यह रिंग ऑफ फायर बेल्ट में अवस्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, जिस पर वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना इसे अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ रहा है और अन्य देशों के साथ अपने संबंध को स्थापित कर रहा है। ताइवान के जस्ट नीचे फिलीपींस पाया जाता है, जो कि खुद एक द्वीपीय राष्ट्र है, जिसकी राजधानी मनीला है, और इन दोनों के बीच में जो समुद्री क्षेत्र पड़ता है वहां पर लूजोन वाटर स्ट्रेट पड़ते हैं, लूजोन जल संधि पड़ते हैं। भूकंप विशेषज्ञों के अनुसार ताइवान बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधियों के दौर से गुजर रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में कई सारे और भूकंप आने की संभावना है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, जो कि 2 कन्वर्जेंट जोन के बेल्ट का हिस्सा है, जहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं और वॉल्केनिक माउंटेन पाए जाते हैं। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है INSV तारिणी। INS तारिणी पर 2 महिला नाविक कमांडिंग ऑफिसर्स ने जमीन से सबसे दूर इलाके पॉइंट नीमो पर पहुंचकर नौसेना की इन 2 जाबाज अधिकारियों ने इतिहास रच दिया है। आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट नीमो कहां पर है, तो पॉइंट नीमो प्रशांत महासागर में अंटार्कटिका से जस्ट थोड़े से ऊपर अवस्थित है और एक ऐसा द्वीपीय क्षेत्र है, बहुत छोटा सा द्वीप है, जो पूरी तरह से अविरल है, जहां पर कोई जनमानस नहीं रहता है। भारतीय नौसेना की 2 अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए समुद्र से पूरी दुनिया नापने के मिशन पर निकली हुई हैं। नाविका सागर परिक्रमा, जिसका फेज 2 स्टार्ट किया गया था पिछले साल अक्टूबर में, वहां से ये 2 महिलाएं निकली हैं और पॉइंट नीमो तक पहुंच चुकी हैं, जिनमें यह पूरी तरह से सभी महासागरों को घूमते हुए केप ऑफ गुड पहुंचेंगी और फिर उसके बाद वापस से गोवा पहुंच जाएंगी, जहां इनकी यात्रा का समापन होगा। बीते साल अक्टूबर में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने INSV तारिणी को नाविक सागर परिक्रमा के दूसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दिखाकर इन दोनों महिला अधिकारियों को रवाना किया था। इन महिला अधिकारियों में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए समुद्र से पूरी दुनिया नापने के मिशन पर निकली हुई हैं। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी सीरिया से संबंधित। सीरिया में एक नए राष्ट्रपति को अंतरिम रूप से नियुक्त किया गया है। सीरिया के नेता अहमद अल शरा को बुधवार को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया गया था और आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, जिससे बशर अल असद के बाद सत्ता से जो उन्हें बेदखल किया गया था और उसके बाद एक जो राजनीतिक उठापटक के बाद राष्ट्रपति का पद तब से खाली था, उसे एक उत्तराधिकारी मिल चुका है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और यहाँ पर लगातार आप देखते हैं कि आतंकवादी संगठन सक्रिय रहते हैं। सीरिया आपका भूमध्य सागर के किनारे अवस्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं इजराइल और जॉर्डन तथा तुर्की से
साझा होती है। शरह को संक्रमणकालीन अवधि के लिए एक अस्थायी विधान परिषद बनाने का भी अधिकार दिया गया है तथा सीरियाई संविधान को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह सीरिया से संबंधित और उसके कैपिटल और उसके नेगबोरिंग कंट्रीज से संबंधित न्यूज आपको जरूर देखनी चाहिए और उससे रिलेटेड मैप भी तैयार कर लेनी चाहिए। आज के इस समाचार में इतना ही। उम्मीद है इस समाचार में जितनी भी चीज़ों को हमने कवर किया है वो आपके एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड होगा और आप इस सेशन को पसंद कर रहे होंगे। अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो ज़रूर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना यह शो आपसे छूट सकता है। इजाज़त दीजिए नवाज सर को और देखते रहिए खबर आज की। जय हिंद।